जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 16 तक करा चुकी हूँ, आज हमारी क्लास 17 होने वाली है। क्लास 17 में हम पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग चला रहे हैं सफलता बैच। ये जो आप देख रहे हो ना संविधान, ये डीपली तरीके से कराया जा रहा है। जब आप दिल्ली पुलिस के लिए संविधान को पढ़ोगे, ये दिल्ली पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है। एकदम डीपली दिल्ली पुलिस के लिए, जब दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लोगे, अगर कहीं से भी यूपी पुलिस का क्वेश्चन फंसेगा तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। गारंटी ली है ना, क्योंकि डीपली तरीके से करा रही हूँ, डीपली तरीके से, इस वजह से गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, क्लास 17 हो चुकी है। 1 से 16 तक जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो क्लास को ले लीजिएगा, ठीक है। देखो, भाग 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं। आज चलेगा आपका भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। भाग 4 में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अच्छे तरीके से पढ़े थे। फिर हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, अनुच्छेद 51 के क में आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि संघ की कार्यपालिका क्या होती है। ऐसी संस्था जो कानूनों को लागू कराती है उसको बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। ऐसी संस्था जो बने हुए कानूनों को लागू कराए उसी को हम क्या बोलेंगे, संघ की कार्यपालिका। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था को ही हम संघ की कार्यपालिका कहते हैं। एक नोट पॉइंट इसी में है, हमारे संविधान में संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान में कैसी कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है, तो आप बोलोगे संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है, ठीक है। देखो, शासन शासन कितने प्रकार का होता है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, मैंने खुद बताया था आपको। अब देखो आ गया ना शासन, पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। शासन आपका 3 प्रकार का होता है, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब देखो, विधायिका में हम कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, ठीक है। कार्यपालिका की अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, न्यायपालिका में 124 से लेकर 147 तक है। अब देख लीजिए कि ये विधायिका क्या होती है। ये विधायिका होती क्या है, ऐसी संस्था जो कानूनों का निर्माण कराए, ऐसी संस्था जो कानूनों को बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संसद। संसद कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, यहां लिख लेना संसद। अगला देखो, कार्यपालिका, कानूनों को लागू कराने वाली संस्था को हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है। ऐसी संस्था जो कानूनों को लागू कराती है उसको हम मंत्री परिषद कहते हैं। न्यायपालिका में जहां न्याय मिले, बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। और न्याय हमको कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए संघ की कार्यपालिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, अभी मैंने 58 बोला उसके लिए सॉरी, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो देख लीजिए, हम संघीय कार्यपालिका को कितने भागों में बांटते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बांट देते हैं,
जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक है। ठीक है, समझ गए ना। संघीय कार्यपालिका को हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बांटा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक है। संघीय कार्यपालिका को हमने मंत्रिपरिषद में भी बांटा है। अनुच्छेद 74 और 75 में हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 आपको दिख नहीं रहा है, 75 है ये। ठीक है, महान्यायवादी को हम अनुच्छेद 76 में पढ़ेंगे। कार्य संचालन नीति को हम 77 और 78 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का आप देख लीजिए, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति के हाथों में है। किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग या तो वह खुद करेगा या अपने अधीनस्थों से कराएगा। अब वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना चाह रहा है, वो या तो वो खुद कर ले या ऐसे व्यक्ति से करा ले जो उसका अधीनस्थ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा वो किस प्रकार किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 54 दर्शाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। कैसे सदस्य? ऐसे सदस्य जो कि निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, ऐसे सदस्य जो कि निर्वाचित हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेंगे भाग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेगा? तो देख लीजिए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ गए। इन तीनों के सदस्य भाग लेंगे, वो भी निर्वाचित होने चाहिए। अनुच्छेद 55 आप देख लीजिए। अनुच्छेद 55 कह रहा है निर्वाचन रीति कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, यहाँ पर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है और ये रीति है कि किस रीति पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो देख लीजिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का कराया जाएगा निर्वाचन। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कराया जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर और गुप्त रीति के आधार पर। ये गुप्त रीति क्या होती है? मतलब कि ऐसा नहीं, उजागर रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, गुप्त रीति के आधार पर होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष बोले तो ऐसे लोग जैसे कि हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते, लेकिन हम विधानसभा के सदस्य को जिताएंगे, ये जाएंगे राष्ट्रपति के पास और फिर अपना वोट देंगे। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, यही कंडीशन, यही निर्वाचन रीति, ये पूरी निर्वाचन रीति सेम होती है उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, जो निर्वाचन रीति राष्ट्रपति के लिए है वही निर्वाचन रीति उपराष्ट्रपति के लिए है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, समझ गए ना। निर्वाचन हो गया, निर्वाचन की रीति हो गई, अब क्या आ गया? कार्यकाल। किसमें है? अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से, जैसे आज पद ग्रहण किया, आज की तारीख से, ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, समझ गए ना। 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा और जिस तारीख से उसने पद को धारण किया है, ग्रहण किया है, उसी तारीख तक वह रहेगा। कब तक? 5 वर्ष तक। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है। अब इसी में अनुच्छेद 56 में ही कार्यकाल खत्म हो जाने के बावजूद भी
वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ना धारण कर ले। ठीक है, अगर उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के पूरे 5 वर्ष हो जाने के बाद आ जाता है तो ठीक है, अगर थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे 2-4 दिन लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए, तो वही राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा जो पहले से चला आ रहा है, और जैसे दूसरा राष्ट्रपति आ जाएगा तो वो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो ये कंडीशन वही बता रही है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ भारत में एक बार ही बनेगा, नहीं, अगर उसमें कुछ योग्यताएं हैं, लोग बाग उसे बनाना चाह रहे हैं राष्ट्रपति, तो वह पुनः भी राष्ट्रपति बन सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 57। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की रीति किसमें है? अनुच्छेद 57 में है। ठीक, अब आप अनुच्छेद 58 देख लीजिए। अनुच्छेद 58 में कह रहा है राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। अब राष्ट्रपति कोई इंसान बन रहा है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दूसरे देश का नागरिक है और भारत में राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब आप अनुच्छेद 59 देख लीजिए। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के लिए शपथ है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो है, इसको हम प्रतिज्ञान भी कहते हैं, शपथ को हम प्रतिज्ञान भी कहते हैं। राष्ट्रपति के लिए शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वो कंडीशन अनुच्छेद 61 में बोली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हम ऐसे ही नहीं हटा सकते। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के विरुद्ध है, तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सदन जो सबसे पहले प्रस्ताव ले आएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, है ना, जिसने ठान ली है कि राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के विरुद्ध है, तो हम तो राष्ट्रपति को हटा के मानेंगे। तो देख लीजिए, महाभियोग 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। किसको सूचना देनी होगी? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। पहले तो ये अगर महाभियोग करना चाह रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, पहले तो ये प्रस्ताव लेके आएंगे। मान लो लोकसभा के सदस्य ले आए प्रस्ताव, ठीक है, अब ये प्रस्ताव ले आए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। लिख लेना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, अब उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, ना हस्ताक्षर कराए ना कुछ, कि लो भाई अब हट जाइए, तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटेगा। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, अगर वो नियम कानून आप सही से करोगे तो राष्ट्रपति खुद ही हट जाएगा। ठीक है, 543 लोकसभा के सदस्य, मान लो सबसे पहले लोकसभा में आ गया आपका प्रस्ताव, लोकसभा ने रख दिया प्रस्ताव,
543 सदस्य में से 1/4 सदस्य के होने चाहिए हस्ताक्षर। अब इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दिया 12 और एक और बचा यहाँ पे, है ना। तो ये 4 दिया 12, 133 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। 133 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर, सिग्नेचर। अगर 133 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये लोकसभा के सदस्य जाएंगे राष्ट्रपति के पास कि देखो 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, 14 दिन पहले ये लोग देंगे राष्ट्रपति को सूचना। ठीक है, अब तो कंडीशन समझ गए, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। अब यहां भी राष्ट्रपति को सूचना दे दी। अब राष्ट्रपति तो बस ये सोचेगा कि बस हाँ वोटिंग ना हो, दो काम तो चलो हो गए, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गए लोकसभा के सदस्य, इन्होंने सूचना दे दी कि भाई अब तो हम 1/4 सदस्य आप लोगों के लिए एक सिग्नेचर का लिफाफा ले आए, अब आप इस पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर होगी वोटिंग। जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया है, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, उसी सदन में वोटिंग होगी, उसी सदन के सदस्य क्या करेंगे, वोट। ठीक है, लोकसभा में जो भी सदस्य प्रस्ताव लेकर आए हैं, लोकसभा पूरी लोकसभा की बात हो रही है। ठीक है, जो भी सदन लेके आया है आपका प्रस्ताव, जैसे कि लोकसभा लेके आई है, ठीक है, उसमें वोटिंग होगी। 543 सदस्य हैं, कुल सदस्य का 2/3। अब राष्ट्रपति चाहेगा कि भाई 2/3 ना हो जाए, अगर 2/3 हो गया तो राष्ट्रपति को खुद ही हटना पड़ेगा, उसको कोई नहीं हटाएगा। अगर ये 2/3 वोटिंग हो जाती है तो राष्ट्रपति खुद ही हट जाएगा। कर लीजिए, ये कितना हो गया, 18, 1 पूरा भाग गया, गुणा 2, 362 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी, 362 लोगों ने अगर वोट अपना दे दिया तो राष्ट्रपति खुद ही हट जाएगा। यहां तक चीजें समझ आ रही है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों का वही, अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा का यहाँ पर 250 का 1/4 होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 250 है। अब इसका कर लीजिए 1/4 कितना हो गया, 4 × 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, लगभग 62 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, अब भाई सिग्नेचर किया, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, 14 दिन पहले उसको सूचना भी तो देनी है, सूचना भी दे दी। अब यहाँ पर सिग्नेचर किसके हुए हैं, राज्यसभा के सदस्यों के। तो कौन सा सदन है जिसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के 250 सदस्यों के 2/3 लोगों की होनी चाहिए वोटिंग। 3 से भाग दो, 3 × 24, 3 × 9, मतलब कि 166 लोग करने चाहिए वोट। अगर 166 लोग वोट करते हैं तो राष्ट्रपति खुद हट जाएगा। ठीक है, और किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। भाई वो तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के ऊपर है कि राष्ट्रपति अच्छा काम नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो इसको हम हटाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि, कितनी अवधि तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, ये बोला गया है। तो देख लीजिए राष्ट्रपति के पद की अवधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 62 में है। अब जैसे राष्ट्रपति का पद खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आज राष्ट्रपति का पद समाप्त हो रहा है और आज ही नए राष्ट्रपति की वोटिंग चल रही है। नहीं, सुन लीजिए, नए राष्ट्रपति का चुनाव पद की अवधि समाप्त होने से पहले करा लिया जाएगा। समझ गए ना, कि जो नया राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव जब तक उस नए राष्ट्रपति का पद समाप्त नहीं होगा उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। अब यहाँ तक चीजें समझ आ चुकी हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में।
एक चीज समझ आ गई, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक हमने किसको पढ़ा? राष्ट्रपति को। अब हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद में ये बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 कहता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। साथियों, अब आप पढ़ लीजिए अनुच्छेद 65 के बारे में। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी कर्तव्य होंगे उनका पालन करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे या निर्वहन करेंगे। ठीक, अब पॉइंट वाइज समझ लीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सभी सुविधाएं मिलेंगी। जो राष्ट्रपति के लिए वेतन है, जो राष्ट्रपति के लिए भत्ता है, वही उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाया भी जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति हटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा के सदन में पहले तो सिग्नेचर होंगे, 1/4 सदस्य के प्रस्ताव रखा जाएगा, सिग्नेचर होंगे, फिर 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा, और फिर जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा गया है उस सदन का 2/3 सदस्यों ने अगर वोटिंग कर दी तो उपराष्ट्रपति खुद पे खुद हट जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 6 महीने से ज्यादा वह बोले तो उपराष्ट्रपति 6 महीने से ज्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। अब देखो ये किस कंडीशन में बोला गया है? ये इस कंडीशन में बोला गया है जैसे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हट गए तो अब किसको बिठाया जाएगा राष्ट्रपति के पद पे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर किसको बिठाया जाएगा? तो वो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है कि 6 महीने से ज्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि संविधान में लिखा है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने पहले ही करा लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, तो देख लीजिए इनका जो निर्वाचन होता है कैसे होता है? संसद के सदनों के सभी सदस्य, मतलब दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। समझ गए ना? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन हिस्सा लेंगे। अब देख लो, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हिस्सा लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा था वहां पर मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले रहे थे। ठीक है, समझ गए ना? राज्य की विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे और राज्य की विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन एक कंडीशन समझ जाइए, राज्य की विधानसभा के जो सदस्य थे वो सिर्फ किसके चुनाव में हिस्सा ले रहे थे? वो ले रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ देख लो, ये तीनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह होगा, इस वजह से मैंने लिखा है बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, है ना, गुप्त रीति के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर, बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति की तरह होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 67 आप देख लीजिए। राष्ट्रपति पुनः भी उपराष्ट्रपति पुनः भी उपराष्ट्रपति बन सकता है और राष्ट्रपति पुनः भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये किस अनुच्छेद में था? देखो, उपराष्ट्रपति की पुनः वाली कंडीशन 67 में है और जो राष्ट्रपति की पुनः वाली कंडीशन थी कि राष्ट्रपति पुनः भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये 57 में थी और उपराष्ट्रपति की 67 में है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, 5 और 6 याद हो गया। राष्ट्रपति का 57 पुनः वाली कंडीशन में, उपराष्ट्रपति का पुनः वाली कंडीशन में 67। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब नोट पॉइंट देख लीजिए। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अब कार्यकाल पता लग गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। त्याग पत्र देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, इसको भी देखना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले रिक्ति, है ना, रिक्ति बोले तो जो पद खाली होने वाला है उसको बोलेंगे रिक्ति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पहले ही करा लिए जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 68। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, शपथ को बोलते हैं प्रतिज्ञान, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 69 में है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, या तो राष्ट्रपति दिला देंगे। अगर राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला रहे तो ऐसा व्यक्ति वो नियुक्त कर देंगे जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाए। ठीक है, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिन पर उपराष्ट्रपति अपना कर्तव्य निभाएगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 70 कहता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं आपको? अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसका निर्णय कौन करेगा, उस चीज में न्याय कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें निर्णय करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। अब हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं और थोड़ा थोड़ा रिवीजन के साथ उनको पढ़ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, एक रिवीजन टाइप का मैं आपको करा देती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको कराई नहीं है, वो रिवीजन में आपकी होंगी। ठीक है, आपको उनको लिखना भी है। तो देख लीजिए, संघ की कार्यपालिका, वैसे जो हमारी संघ की कार्यपालिका है भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ की कार्यपालिका है। लेकिन अभी फिलहाल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78। ठीक है, अनुच्छेद 78 तक भी हम बहुत कम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कितना?
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि इनके बारे में ही बहुत कुछ दिया हुआ है। एक साथ अगर मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आपको भी ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी, याद करने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ठीक है, अब मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री में विभागीय स्तर के आते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले आते हैं। राज्य मंत्री में विभागीय स्तर के सदस्य आते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले सदस्य आते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन टाइप का करा देती हूँ। जैसा कि साथियों मैं आपको बता चुकी थी कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का जो प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के राष्ट्रपति के जैसा है? वहां पर हालांकि राष्ट्रपति नहीं बोला जाता, ब्रिटेन के राजा के समान है, जो काम वाम ज्यादा नहीं करते। ठीक है, जिनको हम दिखावटी तोता भी कहते हैं, दिखावटी तोता या रबड़ की मोहर भी कहते हैं। राष्ट्रपति को दिखावटी तोता या रबड़ की मोहर बोला जाता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या कमांडर बोल दें तो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 53 देख लीजिए, संघ की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है या खुद ही करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों देख लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ कंडीशन मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देख लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? तो देख लीजिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जिनको एमपी बोला जाता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है, एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे। और देख लीजिए दिल्ली की विधानसभा के सदस्य और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, जिनको बोला जाता है एमएलए। क्या बोला जाता है? एमएलए। ठीक है, समझ गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को कब जोड़ दिया गया, कि ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं? तो देख लीजिए दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे या भाग लेंगे। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ गए? कब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे? 31 अक्टूबर 2019 में ये कंडीशन जोड़ी गई थी। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे कौन से संविधान संशोधन के तहत बोला गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप नोट पॉइंट देख लीजिए। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा में मनोनीत होने वाले पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मनोनीत पद को समाप्त कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। एंग्लो इंडियन आपने सुना ही होगा, आंग्ल भारतीय। क्या आपको पता है कि इनको आंग्ल भारतीय क्यों बोला जाता है? इनको आंग्ल भारतीय इस वजह से बोला जाता है, जैसे कि इन सदस्यों को आंग्ल भारतीय क्यों बोला जाता है?
पिता इनके यूरोपीय मूल के हों और माता इनकी भारतीय मूल की हों, तो ऐसे व्यक्ति एंग्लो इंडियन बोले जाते हैं। ठीक है, इनसे जो पुत्र या पुत्री पैदा होगी उनको बोला जाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है, अनुच्छेद 58 देख लीजिए, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। तो देख लीजिए, अब भाई 1997 से पहले इनका जो चुनाव होता था वो किस तरीके से होता था, 10 प्रस्तावक होते थे। अब ये प्रस्तावक क्या है, 10 अनुमोदक क्या है, जमानत राशि, चलो ये तो समझ गए कि 2500 रुपए की राशि दी जाती थी। ठीक है, समझ गए ना। अब ये प्रस्तावक है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। अब यहाँ पर 10 लोग टोटल, कुल 10 लोगों का प्रस्ताव रखा जाएगा, चाहे लोकसभा में से 5 हो, राज्यसभा में से 2 हो या आपके विधानसभा में से 3 हो। कितने हो गए टोटल, जोड़ो इनको, 10 हो गए। तो 10 लोग अगर प्रस्ताव रख देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति का चुनाव के लिए हम राजी हैं, तो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इन 10 के अलावा 10 लोग अपनी अनुमति देंगे। इनमें से ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों में से जो सदस्य प्रस्ताव रख रहे हैं उनको छोड़कर अगले 10 सदस्य अपनी अनुमति देंगे, उसको बोला जाता है अनुमोदक। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये कंडीशन क्या हो गई है 1997 के बाद कि 50 तो प्रस्तावक रखा जाएगा और 50 ही अनुमोदक, और जमानत राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। ठीक साथियों, राष्ट्रपति की जो शपथ है, प्रतिज्ञान है, वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ रही किसी भी चीज में, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप हर चीज को अपने दिमाग में रखना। अब आप देख लीजिए नोट पॉइंट, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, 1969 ईस्वी में एक राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ठीक है, मुस्लिम पहले राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की हो गई थी मृत्यु। अब भाई राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही तो पद को संभालेगा। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। किसने, बीवी गिरी ने। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन्होंने दे दिया त्यागपत्र। इस वजह से त्यागपत्र दे दिया कि हाँ हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने दे दिया त्यागपत्र। अब राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। तो मैंने आपको बोला था ना कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तब भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को संभालेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्लाह। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो आप बताओगे एम हिदायतुल्लाह। साथियों, अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 64, बता चुकी हूँ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पदेन सभापति क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। पदेन सभापति क्या होता है, पदेन सभापति आपका होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य होता है, फिर भी वो पदेन सभापति होता है। अब इसकी कंडीशन क्या है तो देख लो, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। इसका मतलब क्या है, निर्णायक मत का मतलब क्या है बताती हूँ। बराबर मत की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है, जैसे कि 10 वोट इसको मिले इस पार्टी को और 10 इसको मिले, तो उपराष्ट्रपति का फर्ज बनता है कि वो अपना 1 वोट दे।
उपराष्ट्रपति का फर्ज बनता है कि वो अपना एक वोट दे। अब वो उसके ऊपर है कि वो इस पार्टी को देना चाहता है या इस पार्टी को देना चाहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निर्णायक मत, ठीक है। यहां तक कंडीशन समझ गए। अब आप देख लीजिए नोट पॉइंट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कुछ लोग लगा देते हैं आंसर में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि गलत है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो सभापति होते हैं ना, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सिर्फ सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य और उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका का जो पूरा विस्तार है, एकदम खुल के बातें बोली गई हैं, वो अनुच्छेद 73 में बोली गई हैं, ठीक है। साथियों, आज की क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 और 75 में है। अनुच्छेद 73 तक मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे तरीके से। कल हम मंत्री परिषद को कवर करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यूपी पुलिस तो आप चुटकियों में निकाल दोगे अगर आपने इस क्लास को ले लिया तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।